देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी वेबसाइट या ऐप पर जाकर अमित दीक्षित सर्च करें और वहां पर फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं बेस्ट एजुकेशन के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। इस समय जो आप देख रहे हैं वो है कोर्स 506 के लिए वीडियो लेक्चर्स की सीरीज। इस सीरीज को अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं, देख लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 507 और 506 के सभी लेक्चर्स और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं उनकी लिंक मिल जाएंगी, तो आप वो लिंक्स जरूर चेक करें। एग्जाम में बहुत कम टाइम है, इसलिए बेस्ट तैयारी अभी से शुरू करें। तो आज इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे और कवर करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को। कोर्स 506 के ब्लॉक 2 की यूनिट 4 के यानी कि इकाई 4 के 4.5.1 टॉपिक को। तो ये टॉपिक है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके पहले के लेक्चर्स में दिया था आपको, तो यहां पर हम डिटेल समझेंगे अब इन सभी चिंतनों की। ठीक है, ये चिंतन के प्रकार हैं एक तरह से और इनको हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन बताया गया है। यहाँ पर बेसिकली हम आलोचनात्मक, संस्कृत और भिन्न चिंतन, यहाँ पर शुरुआत है इस टॉपिक की 4.5 की। और इसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे 2 आज कवर कर ले, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आलोचनात्मक चिंतन से मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये भी बताया गया है कि व्यक्तियों की क्षमताएं अलग अलग तरह की होती हैं और विभिन्न प्रकार की क्षमताएं का उपयोग व्यक्ति को करना पड़ता है जो उसकी चिंतनशीलता को बताता है। तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता होती है, या संबंध स्थापित करने की, किस तरह से दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाता है वो व्यक्ति। मूल्यांकन करने की क्षमता होती है कि चीज़ों का आकलन, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है निर्णय लेने में। प्रश्न करने की क्षमता होती है, विश्लेषण करने की, चीज़ों को सरल करने की, टुकड़ों में बांटने की और फिर उनसे हल तक पहुंचने की, और सृजनात्मक चिंतन होता है। तो ये सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं आलोचनात्मक चिंतन से। तो आलोचनात्मक चिंतन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक ऐसी प्रक्रिया है बेसिकली जिसमें इसमें क्या किया जाता है। आलोचनात्मकता का मतलब मैंने आपको बताया था कि उस स्टेज से मानिए कि जो आलोचनात्मक चिंतन है वो हमें इस बात की ताकत देता है कि हम किस तरह से चीज़ों का निर्णय ले सकें, हम सही गलत, उचित अनुचित, अच्छे बुरे में अच्छे से फर्क कर सकें। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें होंगी जो व्यवस्थित रूप से होंगी, जैसे कि सूचनाओं को एकत्रित करना, उनकी व्याख्या करना और फिर उनका मूल्यांकन करना और फिर जाकर कहीं एक तर्क संगत निर्णय लेना। और ये जो चिंतन का पूरी प्रक्रिया, मतलब आलोचनात्मक चिंतन में ये सभी चीज़ें होंगी ही होंगी। यानी कि एक अलग, अगर किसी व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की का गुण है, उसमें वो क्षमता है, तो वो ये सब चीज़ें तो ज़रूर कर ही रहा होगा, क्योंकि इसके बिना आलोचनात्मक चिंतन नहीं हो सकता है। ठीक, तो शिक्षकों को कोशिश करना चाहिए अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से तैयार करें कि वे सूचना के साथ आलोचनात्मक प्रतिक्रिया करें। तो अगर शिक्षकों में ये बात आ जाती है, विद्यार्थियों में, दोनों में ही आ जाए, तो ये विद्यार्थियों के लिए तो बेस्ट है और शिक्षकों के लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि वो विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को बेहतर तरीके से आकलित कर सकेंगे, उनका एनालिसिस कर सकेंगे और शायद कहीं शिक्षा में और विद्यार्थियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब विद्यार्थियों के लिए तो ये विश्लेषण करना, तर्क करना, मूल्यांकन करना, ये ऐसे कौशल हैं जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आलोचनात्मक चिंतन आपको इस चीज़ में सक्षम बनाएगा और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को हमें विकास करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हों या विद्यार्थी हों, सभी के लिए बेहतर है ये। शिक्षक और पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें, ज्ञान का अर्जन करते रहिए, मूल्यांकन करिए, समाज की संरचनाएं जितनी भी हैं उनको चुनौती दीजिए अपने ज्ञान के जरिए और बदलाव की कोशिश कीजिए। तो आलोचनात्मक चिंतन अपने आप में ताकत देता है आपको। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न पूछने की जो आदत होती है आलोचनात्मक चिंतन में, वो एक बहुत बड़ा आधार होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है वो चिंतन कर रहा है। ये हमने पहले भी एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। और एडवर्ड ग्लेसर के अनुसार आलोचनात्मक चिंतन के पीछे कुछ क्षमताएं होती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, एडवर्ड ग्लेसर, और इनके अनुसार कुछ चिंतन की प्रमुख क्षमताएं बताई गई हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। तो समस्या पहचानने की क्षमता, क्या परेशानी है इसको पहचानिए, समस्या पहचानेंगे नहीं तो हल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक तरीके पता लगाने की क्षमता दूसरी पॉइंट है। तो उनके सॉल्यूशन किस तरह से हो सकते हैं और जो एक्चुअली में पॉसिबल हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना जो
हमने हल तो ढूंढ लिए लेकिन उनको प्रैक्टिकली उपयोग करना संभव ही नहीं है। तो जो संभव है वो कोशिश कीजिए। अगला है उचित जानकारी को इकट्ठा करके एक विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे करने की क्षमता। तो अब उसके अनुसार जो सॉल्यूशन खोजे हैं, जानकारियां इकट्ठा कीजिए, किस तरह से वो जानकारियां उस समस्या के समाधान में, उस चीज़ों में आवश्यक होंगी। अगला है अनकही मान्यताओं और मूल्यों को पहचानने की क्षमता। तो जो चीज़ें बिल्कुल सामने दिखाई नहीं दे रही उनको भी ढूंढिए, उन चीज़ों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए अगर समस्या से कहीं भी हेल्प करती हैं वो। सही, स्पष्ट और अंतर करके भाषा की क्षमता का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब ये है भाषा स्पष्ट हो, जो भी समस्या का समाधान कर रहे हैं जिस भाषा में कर रहे हैं वो इतना स्पष्ट हो कि कोई भी उसे समझ सके और उपयोग में ला सके। ठीक। बयानों और प्रमाणों के मूल्यांकन की क्षमता। तो जो भी आपके सामने उस संबंध में नियम, सिद्धांत, बयान, प्रमाण जो भी दिए जाएं, अगर किसी समस्या को सुलझा रहे हैं तो आंख बंद करके उसको अपना मत लीजिए, समझिए, एनालाइज कीजिए कि क्या वाकई ये उतने सत्य हैं, आपको फायदा देंगे तो चुनिए। कथनों के बीच तार्किक जुड़ाव पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। ये भी एक क्षमता है कि किस तरह से दो वाक्यों के तर्क के बीच, दो विषयों के बीच समस्याओं को हल करने के लिए जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं उनमें आप तर्क बिठा सकें कि कैसे दो समाधान एक दूसरे से जुड़ेंगे, दो बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो हम करते भी हैं और हमको करना चाहिए। और आलोचनात्मक चिंतन जो है वो इसी चीज़ की बात करता है। और निकाले गए निष्कर्ष और सामान्यीकरण का परीक्षण करना। अब निष्कर्ष भी निकल आया, हमने सॉल्यूशन भी कर लिया, फिर भी उसको एक विचार कीजिए उसके बारे में, उसका अच्छे से परीक्षण कीजिए। तो बेसिकली एक प्रूफ हो जाएगा कि आप हर तरह से तैयार हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन अगर आप रखना चाहते हैं, इसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये क्षमताओं में आपको बेहतर होना होगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने की अवस्थाएं बताई गई हैं यहाँ पर। तो अवस्थाओं में अवस्था पहली बताई गई है अचिंतनशील विचारक। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति चिंतन संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं से अनजान है। तो बिल्कुल अभी कुछ नहीं पता है उसे, वो कुछ नहीं जानता और उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो विचार कर सके। दूसरा है चुनौतीपूर्ण विचारक, जिसको चिंतन की सभी जानकारियां हैं, यानी कि वो चिंतन कर सकता है किसी भी समस्या के बारे में, उसको हल करने के बारे में। थर्ड है शुरुआती विचारक। विचारक व्यक्ति वो होगा, शुरुआती विचारक, जो सुधार करने की कोशिश करता है लेकिन बिना नियमित अभ्यास के। तो ये वो शुरुआती तौर पर जो कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो जो स्टार्टिंग में जो प्लेयर होते हैं उस तरह की बात है कि शुरुआती अवस्था में जो होंगे, फिर अभ्यास करेंगे तो एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो उस तरह की बात की गई है। तो चौथी अवस्था अभ्यासी विचारक की है, जो अभ्यास कर रहा है लगातार। एक तो जो नया नया आया है, ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसका इतनी प्रैक्टिस नहीं है। फिर एक वो होगा, चौथे नंबर पर बताया गया है अभ्यासी विचारक, जो लगातार प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं बेहतर बनूं उस चीज़ में। फिर पांचवें नंबर पर उन्नत विचारक, जब प्रैक्टिस आदमी करता जाता है तो इस चीज़ में निपुण हो जाता है और व्यक्ति अभ्यास के हिसाब से आगे बढ़ता है, तो वो एक बेहतर स्टेज पर पहुंच जाता है। ये बताया गया है। चिंतन में भी हम कहना चाहिए एक डिग्री की तरह चलते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे सीखते सीखते हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। और छठवां है पारंगत विचारक, जो बिल्कुल अब बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुका है और वो हर समस्या को सुलझा सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, और ये ताकत उसमें आ जाती है। तो आलोचनात्मक चिंतन की कंप्लीट यहाँ पर आपको नॉलेज आ जाएगी। राइट। तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास देखिए कब होता है, तब होगा जब आप चिंतन के साथ कुछ मानेंगे कि कुछ परेशानियां हैं, और दूसरा नियमित अभ्यास शुरू करेंगे। अगर आप पहले से ये मान रहे हैं कि मुझे सब पता है और जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरी सोचने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, तो आप कभी भी इसमें अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि हाँ, कुछ परेशानियां हैं और मुझे नियमित अभ्यास करना है, इस पर ध्यान देना है, तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके संग चिंतन की गंभीर समस्याएं होती हैं, कमज़ोर होते हैं इस पक्ष में, लेकिन मानते नहीं हैं। तो ऐसे बनिए, तभी आप आलोचनात्मक चिंतन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, समझते जाइए। आलोचनात्मक चिंतन के विचारकों की विशेषताएं समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सन फ्रांसिस बर्टन ने गौर किया था कि जिन व्यक्तियों की आलोचनात्मक विचारक कहा जाता है उनमें ये क्वालिटीज़ होना जरूरी है। तो आलोचनात्मक चिंतन जिस व्यक्ति के अंदर होगा या जो विचारक होंगे उसमें ये गुण आपको देखने मिलेंगे। आप बनना चाहते हैं तो आप भी सोच लीजिए कि आप हैं, या बनना चाहते हैं तो ये गुण आप लेकर आइए या विद्यार्थियों में पैदा कीजिए। ठीक।
तो जिज्ञासु होना, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होना, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है। वस्तुओं के बीच रिश्ते और भिन्नता देखना, तो किस तरह से दो सब्जेक्ट, दो बातें, दो व्यक्ति, दो स्थान या कोई भी रिलेशन अगर आप बना पाते हैं कि किस तरह से दो चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती हैं, किस स्तर पर जुड़ती हैं, उन संबंधों को बना पाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। प्रश्न पूछना ज़रूर होना चाहिए। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो चिंतन डेफिनेटली कर रहे हैं, ये भी इसके अंतर्गत आता है। चिंतन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चिंतन तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप चिंतन करने वाले विचारक बनेंगे। तो कई विचारों पर गौर करते हैं, तो कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आए, ऐसा नहीं कि बस एक बात को देख लिया, सुन लिया और समझ लिया और उसको मान लिया, नहीं, हर चीज़ पर विचार कीजिए, 10 ऑप्शन सोचिए। अगर ये क्वालिटी आप में है तब आप आलोचनात्मक चिंतक के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और अपने दृष्टिकोण का समर्थन करें, प्रमाणों और कारणों के आधार पर तर्क दीजिए। अपना एटीट्यूड होता है, हमारा एक नज़रिया होता है, कभी भी दूसरों के नज़रिए से मिलिए मत। अगर आपको लगता है कि आपका नज़रिया है तो उसको व्यक्त ज़रूर कीजिए और प्रमाणों के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि हर बात में अपनी बात कहनी है तो टांग बीच में अड़ानी है, एक तरह से वो बात हो जाती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपना नज़रिया रखिए लेकिन प्रमाणों के साथ रखिए, ताकत रखिए कि मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास तर्क हैं, सत्य है मेरे साथ। तो ये चीज़ रखिए, ये भी विद्यार्थियों को सिखाइए। और सूत्रों की विश्वसनीयता पर निर्णय लेने की क्षमता में सक्षम हो और सूचना के बारे में स्वतंत्र निर्णय भी ले सकें। तो जो चीज़ आपको दी जा रही है, मान लीजिए कोई बिल्कुल प्रूफ चीज़ भी दी गई, तो आसानी से उस पर विश्वास मत कीजिए, उसके बारे में भी विचार कीजिए कि ये कितनी सही है, वाकई में सही है या कुछ इसमें सुधार हो सकता है, और अपने स्वतंत्र निर्णय को भी उसमें जोड़िए। ये मत मान लीजिए कि ये तो बिल्कुल सही आ गई, ये चीज़ 100% प्रूव्ड है तो मैं इसको बिल्कुल सोचूंगा ही नहीं, इसके बारे में सोचिए, उसके बारे में भी। सभी प्रकार की धोखाधड़ी से सचेत रहिए, तो बिल्कुल किसी भी तरह के फ्रॉड से बचिए। बेसिकली ये चीज़ होनी चाहिए एक आलोचनात्मक विचारक में। तो जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो ये चीज़ तो हो ही जाएगी। तो आलोचनात्मक चिंतन को हम यहाँ पढ़ लिया है हमने, और यहाँ पर आगे का जो है संस्कृत जो चिंतन है उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि यहाँ मिक्स करना उसको ठीक नहीं रहेगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस लेक्चर को बस मैं यहीं तक रखूँगा। आलोचनात्मक चिंतन सेपरेट टॉपिक्स में हम इनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम संस्कृत चिंतन को पढ़ेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ज़रूर देख लीजिएगा, नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाखों लोग कर चुके हैं, लाभ ले रहे हैं लेक्चर्स का, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अनअकैडमी पर सब जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।